बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है परमाणु के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, अध्याय नंबर 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं उनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ में से आपके 2 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो उम्मीद है इन्हीं में से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 1 है, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn समानुपाती होती है। तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या किसके समानुपाती होती है, हमें ये पता लगाना है। तो यहाँ पे मैं आपको उसका सूत्र ही बता देता हूँ कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या का सूत्र होता है n² z एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर एप्सिलॉन नोट h² बटा पाई एम ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये जो ब्रैकेट में सारे मान लिखे हुए हैं ये तो कांस्टेंट है, बाकी जो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या है वो n² के समानुपाती होगी, यानी कक्षा के वर्ग के समानुपाती होगी। और इसके अलावा आप यहाँ पे एक बात और याद कर सकते हो कि जो Rn होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, Z के, यानी परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर आपसे यहाँ पे अनुपात पूछे तो हाइड्रोजन परमाणु की कक्षाओं का जो अनुपात है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा का जो अनुपात होगा 1:4:16 होगा। तो इनका जो अनुपात होगा वो ये होगा। अब यहाँ इस कांस्टेंट मान को हम जो है R0 मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या का सूत्र n² R0 हो जाता है, n² R0 हो जाता है। तो R1 जो है वो R0 के बराबर होगा इस सूत्र से, R2 जो है वो 4R0 के बराबर होगा और R3 जो है वो 9R0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों सूत्र याद रहने चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा के लिए Rn बराबर n² बटा z ब्रैकेट एप्सिलॉन नोट h² बटा पाई एम ई स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के कांस्टेंट मान को अपन R0 मान लेते हैं और बटा z, परमाणु क्रमांक अगर 1 हो तो ये सूत्र बन जाता है। तो इसके आधार पर जो है इनका अनुपात ही आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाता है n² के समानुपाती। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक बोले तो 1 AMU के समतुल्य ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, और वो होती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये 1 AMU लिखा हुआ है इसे अपन 1 UB लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की nवें कक्ष में ऊर्जा En बराबर -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्ष से दूसरी कक्ष में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। देखो, हमें nवें कक्ष की ऊर्जा का सूत्र दिया हुआ है, तो प्रथम कक्ष से दूसरे कक्ष में भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है। तो पहली कक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का भाग लगाएंगे तो E1 का मान आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा में E2, तो n² मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब यहाँ प्रथम कक्ष से दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन भेजने में आवश्यक ऊर्जा का मतलब हो गया E2 में से E1 को घटाएंगे, E2 में से किसको घटाएंगे, E1 को। तो E2 का मान कितना है, -3.4 रखेंगे, माइनस E1 का मान कितना है, -13.6। तो हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर जो होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है। तो देखिए, इसका मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ कि कौन कौन से श्रेणी कौन कौन से क्षेत्र में आती है। लाइमन श्रेणी जो है, लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान 1 होता है, n2 का मान इसके नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाता है 2, 3, 4 से। और लाइमन श्रेणी जो है पराबैंगनी क्षेत्र के अंदर आती है। उसके बाद में आती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी के लिए n1 का मान 2 होता है, इसके नेक्स्ट से n2 का मान स्टार्ट हो जाता है। और बामर श्रेणी दृश्य भाग के अंदर आती है।
फिर इसके बाद में आती है पाषाण श्रेणी। पाषाण श्रेणी के लिए n1 का मान 3 होता है और n2 का मान इसका नेक्स्ट होता है और ये अवरक्त भाग में आती है। ब्रैकेट श्रेणी में n1 का मान 4 होता है और बाकी n2 का मान 4 के नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाता है और ये भी अवरक्त भाग में ही आती है। फुंड श्रेणी n1 का मान 5 होगा, n2 का मान इसके नेक्स्ट से स्टार्ट होगा और ये भी अवरक्त भाग के अंदर ही आती है। तो यहाँ पे श्रेणी जो है वो हमारे पास होती है लाइमन, बामर, पाषाण, ब्रैकेट, फुंड और इनके लिए n1 का मान और ये n2 का मान है, ये n1 का मान है और ये n2 का मान है और ये इनके क्षेत्र किस किस क्षेत्र में हो गए। तो लाइमन श्रेणी तो पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर श्रेणी दृश्य, पाषाण श्रेणी अवरक्त में, यानी इसके बाद की तीनों जो है अवरक्त भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन में हमसे कौन सी श्रेणी पूछी है, हमसे पूछी है कि कौन सी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है। तो दृश्य क्षेत्र में कौन सी आएगी, बामर श्रेणी। तो इसका सही आंसर होगा बामर, इसका सही आंसर क्या होगा, बामर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, किसी इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग तो देखो बोर की दूसरी परिकल्पना से कोणीय संवेग का सूत्र आता है L बराबर NH/2 NH/2 तो कोणीय संवेग क्या होगा, NH/2 होगा बोर की दूसरी परिकल्पना से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रम श्रेणी जो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है कहलाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया पराबैंगनी क्षेत्र में केवल और केवल लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। बामर श्रेणी जो होती है वो होती है किसमें, दृश्य क्षेत्र के अंदर, और बाकी लाइमन, बामर और ये जो फुंड और ये पाषाण है ये होती है अवरक्त क्षेत्र में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हाइड्रोजन परमाणु में क्वांटम संख्या बराबर 2 के संगत स्तर की ऊर्जा क्या होगी। तो हमें निम्न ऊर्जा स्तर की तो बता रखी है और हमें बताना है क्वांटम संख्या 2 के संगत ऊर्जा क्या होगी। तो हम जानते हैं कि nवें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n² होती है। अगर यहाँ हम क्वांटम संख्या n बराबर 2 के संगत ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे संगत ऊर्जा n बराबर 2 के लिए E2 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो क्वांटम संख्या 2 के संगत ऊर्जा जो आएगी वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किस के अंदर आ रहा है, यहाँ पे डी ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा, बाकी आप 3 के लिए भी निकाल सकते हो, 3 के लिए ये आएगा, 4 के लिए ये आएगा, 5 के लिए ये आएगा। तो इस तरीके से अपन nवें ऊर्जा स्तर की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को निकाल सकते हैं। फिर आ जाइए इसके बाद नेक्स्ट है कि बोर मॉडल में यदि प्रथम कक्षा की परमाणविक त्रिज्या R0 हो तो चौथी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। तो बोर मॉडल में प्रथम कक्षा की परमाणविक त्रिज्या, तो मैंने अभी आपको जो पिछले क्वेश्चनों में एक सूत्र बताया था nवीं कक्षा के लिए त्रिज्या का, Rn बराबर होता है n² R0। क्या होता है, n² R0 होता है। और यहाँ पे आपको चौथी कक्षा के लिए पूछा है तो हम n का मान 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 R0 आएगा। तो R4 का मान आएगा 16 R0। क्या आएगा, 16 R0 आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित होने के कारण, और नाभिक के अंदर भी धनावेश होता है तो वो प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे धनावेशित होने के कारण आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर त्रिज्याओं के मध्य का अनुपात। तो हमने पिछले क्वेश्चन में जान ही लिया था कि स्क्वायर होता है तो 1:4:9 जो है इसका सही आंसर होगा। सही आंसर इसका 1:4:9 होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात होता है। गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो स्थितिज nवीं कक्षा के लिए जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो -1/4πε0 E²/Rn होता है। E²/Rn होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्लस का 1/2 1/4πε0 E²/Rn होता है। अगर हम Kn और Rn का अगर अनुपात निकालें तो हमें माइनस का 1/2 मिलेगा, क्योंकि इनको काटने से हमें क्या मिलने वाला है, माइनस का 1/2 मिलने वाला है। माइनस का 1/2 तो हमें गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात, तो पहले ऊपर गतिज ऊर्जा आएगी नीचे स्थितिज ऊर्जा आएगी, तो उसका अनुपात निकालेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा।
और एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे आपको याद कर लो कि En जो होता है वो माइनस के Kn के बराबर होता है और En जो होता है वो Un/2 के बराबर होता है। यानी कुल ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है और कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थित ऊर्जा के आधी होती है, स्थित ऊर्जा के आधी होती है। तो इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में ले जाया जाता है तो अगर आप एक हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लेकर जाते हो तो क्या होता है? तो लेकर जाने से उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा कम होती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्यों है देखिए, यहाँ पे आप इसका कारण भी जान सकते हो, क्योंकि अभी अभी हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था, ये फॉर्मूला था और ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर Rn बढ़ता है तो Kn घटता है और यहाँ पे Rn बढ़ता है तो यहाँ पे देखो ये ऋणात्मक मान है। तो ऋणात्मक से हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है Un का मान क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह दे रखा है ना, इसीलिए। तो स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ती है और गतिज ऊर्जा कम होती है। अगर यहाँ ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता तो Rn बढ़ता तो Un कम होता, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह की वजह से Rn बढ़ रहा है तो Un भी बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लेके जाते हैं तो Rn का मान बढ़ता है और Rn का मान बढ़ेगा तो Kn का मान घटेगा और Rn का मान बढ़ेगा तो Un का मान भी बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में निम्नतम कक्षा में होती है। क्या होती है निम्नतम कक्षा में? तो निम्नतम कक्षा में ऊर्जा के बारे में पूछा है। तो निम्नतम कक्षा में ऊर्जा, तो निम्नतम कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो न्यूनतम ऊर्जा ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि निम्नतम में सबसे ज़्यादा माइनस में मान आता है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मिनिमम मान ही होता है, न्यूनतम ऊर्जा ही होती है। बाकी का क्रम आप याद कर लो। देखो E1 का मान माइनस का 13.6, E2 का मान माइनस का 3.4, E3 का मान माइनस का 1.51, E4 का मान माइनस का 0.85, E3 का मान माइनस का 0.54। सारे मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो निम्नतम कक्षा में जो है वो यही माइनस 13.6 होगा, क्योंकि यही नीचे आता है सबसे, ठीक है। इसके लिए ग्राफ ऐसे बनता जाता है। अब है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के द्वितीय कक्ष में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का संवेग का आघूर्ण होगा। हमसे ये पूछा है। तो हम जानते हैं कि कोणीय संवेग तो NH/2π होता है। तो दूसरी कक्षा के लिए, यहाँ पे देखो दूसरी कक्षा के लिए बोला है, तो दूसरी कक्षा के लिए n का मान क्या होगा? 2। तो L बराबर हो जाएगा, n की जगह रखेंगे अपन 2, H/2π, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? H/2π। तो ये कोणीय संवेग, ये इलेक्ट्रॉन का संवेग जो पूछा है, कोणीय संवेग दूसरी कक्षा के लिए पूछा है, तो वह H/π होगा। क्या होगा? H/π होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या की कोटि होती है। हाइड्रोजन परमाणु में किसकी? इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या की कोटि कितनी होती है? तो त्रिज्या की जो कोटि होती है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कि R1 यानी पहली कक्षा हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम पहली कक्षा की बात करते हैं। तो इसमें R1 का मान होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर, और अगर हम एक पॉइंट बढ़ा देते हैं तो 5.3 गुणा 10⁻11। तो हम इससे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या की कोटि जो है 10⁻11 कोटि की होती है। 10⁻11 कोटि की, 11 मीटर कोटि की होती है। अब आ जाइए रिक्त स्थान के ऊपर। रिक्त स्थान में देखिए, नाभिक की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का पथ कैसा होता है? प्रबल्याकार होता है। नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश v वेक्टर की लंबवत दूरी संगत प्राचल कहलाती है। ये एक लाइन में भी पूछा जा सकता है कि संगत प्राचल किसे कहते हैं। तो नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की लंबवत दूरी संगत प्राचल कहलाती है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन स्टार्क प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र का विपाटन तो स्टार्क प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन जीमान प्रभाव होता है। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर N2
N2 6 7 8, इसका मतलब N1 का मान 5 होगा। निम्न ऊर्जा स्तर N1 बराबर 5 में संक्रमण करता है तो जो विकिरण उत्सर्जित होती है उनकी श्रृंखला को कौन सी श्रेणी कहेंगे। तो यहाँ पे देख लिए N1 का मान कितना है 5, तो आप लिख लो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और यहाँ पे क्या आती है फुंड। तो कौन सी श्रेणी आएगी, फुंड श्रेणी। 1 2 3 4 5वें नंबर पे कौन सी आएगी, फुंड श्रेणी। तो उसे अपन क्या कहते हैं, फुंड श्रेणी कहते हैं। फिर है पाश्चन श्रेणी रेखाएं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में प्राप्त होती है। तो देखिए लाइमन तो होती है पराबैंगनी में, और बामर होती है दृश्य में, और बाकी ये जो तीनों हैं ये होती है अवरक्त में। तो पाश्चन इसी में आ रही है, तो पाश्चन अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा कितनी होती है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए हम सूत्र लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n स्क्वायर। n स्क्वायर का भाग लगाना है इसके अंदर, तब जाकर nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n स्क्वायर। अब है इसके बाद में नेक्स्ट, किसी परमाणु की त्रिज्या खालिस्तान तथा नाभिक की त्रिज्या खालिस्तान की कोटि की होती है। तो देखो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो तो 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। अब वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके परमाणु का खालिस्तान कहलाता है। परमाणु का खालिस्तान कहलाता है। दोबारा समझना इस क्वेश्चन को। वह न्यूनतम त्वरित विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके। उत्तेजित करने का मतलब है अनंत पर ले जाए तो उसे अपन बोलते हैं आयनन विभव। लेकिन यहाँ पर केवल ये उत्तेजित ही कर रहा है तो इसे अपन बोलेंगे उत्तेजन विभव। अगर ये उत्तेजित कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तेजन विभव। अगर टकराने पर अगर अनंत पर ले जाता तो उसको बोलते हैं अपन आयनन विभव। तो यहाँ पे दोनों बातें आपको याद हो जानी चाहिए। उत्तेजन विभव में तो उत्तेजित होता है और अनंत पर ले जाता है तो उसे आयनन विभव कहते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट अति लघुरात्मक प्रश्न। तो लघुरात्मक प्रश्नों में आप देखिए, गाइगर मार्सडन प्रकीर्णन प्रयोग में किसी भारी नाभिक के कूलाम क्षेत्र में अल्फा कणों का प्रक्षेप पथ आरेख में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ये लक्ष्य नाभिक है और यहाँ से अल्फा कण जा रहे हैं। तो आपको इस आरेख में बी और थीटा किसको निरूपण करते हैं ये बताना है। तो देखिए बी जो है, अभी अपन ने एक परिभाषा पढ़ी थी, वो जो परिभाषा संघट प्राचल की थी। तो संघट प्राचल की परिभाषा को हम यहाँ से समझ लेते हैं। तो एक बार हम उसी खालिस्तान की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से अपन ने संघट प्राचल की परिभाषा सीखी थी। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो परिभाषा है, नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की लंबवत दूरी। तो नाभिक के केंद्र से, नाभिक के केंद्र से अल्फा कण की प्रारंभिक वेग सदिश ये रहा, इससे लंबवत दूरी जो होगी वो संघट प्राचल कहलाएगी। तो अब आप आराम से इसका आंसर बता सकते हो। तो नाभिक का केंद्र ये रहा, इससे लंबवत दूरी प्रारंभिक वेग सदिश की, जहाँ से ये प्रकीर्णित होगा, पहला कण जो प्रकीर्णित होगा, तो ये जो दूरी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये संघट प्राचल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संघट प्राचल कहलाएगी। और थीटा क्या कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये प्रकीर्णित हुआ है, तो अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं तो ये वाला एंगल जो है ये प्रकीर्णन कोण कहलाएगा कि भाई ये प्रकीर्णित हो गई है तो ये प्रकीर्णन कोण कहलाएगा। तो संघट प्राचल की परिभाषा भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और ये थीटा जो है प्रकीर्णन कोण होगा। इसके बाद है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां लिखी है। तो परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां ये है कि एक तो वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, और उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है। तो अगर वो लगातार चक्कर लगाता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा, तो ये उसकी कमी थी, इसके बारे में स्पष्ट नहीं बता पाया वो। फिर है इसके बाद में बोर के क्वांटीकरण के दूसरे अभिग्रहित का कथन लिखिए। तो बोर के क्वांटीकरण का दूसरा अभिग्रहित क्या कहता है, वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। अर्थात nवीं कक्षा में ln का मान mvn/rn होता है और ये nh/2π के बराबर होता है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है। तो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, देखो
हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में जो ऊर्जा होती है वो तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन मुक्त कराने के लिए बोला है ना, तो मुक्त कराने के लिए मान प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस में आएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखने का तरीका देख लो, निम्नतम अवस्था में जो ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और मुक्त कराना है तो अनंत पे भेजना है, तो अनंत पर ऊर्जा का मान 0 होता है। तो मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा E बराबर E इन्फिनिटी माइनस E1 होगा। E इन्फिनिटी का मान 0 है, -13.6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो E का मान प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। फिर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य क्षेत्र में आती है, तो वो बामर है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट है, इसके बाद में बोर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होना क्या प्रकट करता है। बोर परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होना क्या प्रकट करता है, तो देखिए वो प्रकट करता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल से बंधा हुआ है। अगर ऋणात्मक मान है तो इसका मतलब है वो आकर्षण बल से बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये यहाँ पे ऋणात्मक मान इस बात को बताता है। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था बनाइए। तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो उसमें उसकी प्रायोगिक व्यवस्था कैसी थी, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि ये जो आप देख रहे हो ये है एक पर्दा जो कि जिंक सल्फाइड का पर्दा है, और यहाँ पे हम जो है एक चल संग्राहक सूक्ष्मदर्शी लगा सकते हैं, चल संग्राहक सूक्ष्मदर्शी जो कि अल्फा प्रकीर्णों को संसूचित करेगा। इसको हम इसके ऊपर घुमा सकते हैं, और फिर इसके बाद में इसी के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक सोने की पतली पन्नी लगाते हैं। सोने की बहुत ही पतली पन्नी होती है। सोना इसलिए काम में लेते हैं कि सोना आघात वर्धनीय, इसकी पतली से पतली सीट बनाई जा सकती है, और इसको हम रोकने के लिए यहाँ पे ये सिस्टम लगा देते हैं। फिर इसके आगे हम यहाँ पे लेड की ईंटें लगाते हैं, जिससे कि अल्फ़ा किरणें जो है एक्स्ट्रा जो जा रही है वो अवशोषित हो जाए और केवल सीधी सोने की पतली पन्नी से जाके टकराए। और ये जो बॉक्स देख रहे हो आप, ये वाला बॉक्स, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ का है जिसके अंदर अल्फा कण का स्रोत है। तो इसमें बहुत सारे अल्फा कण हैं, वो यहाँ से क्या हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, और अल्फा का एक किरणपुंज बना के और वो सोने की पन्नी पर जाके टकरा रहे हैं, और लेड की ईंटें उनको अवशोषित कर लेती है। और इससे हम देखते हैं तो यहाँ 99.86 अल्फा कण जो है यहाँ पे आके टकराते हैं, और एक इस 99.86 अल्फा कण तो वापस पर्दे पे जाके टकरा जाते हैं। एक ही कण ऐसा होता है जो वापस से 180 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। तो यह रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था हो गई। अब है बोर मॉडल की 2 कमियां लिखी है। तो बोर मॉडल की देखो क्या कमियां हैं। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना तीव्रता के बारे में यह मॉडल नहीं समझा सका। कोणीय संवेग क्वांटीकरण के अभिगृहित की व्याख्या नहीं कर सका। अगर इसके अलावा आपको और कोई कमियां याद है तो वो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद है बोर मॉडल के दूसरे अभिगृहित की व्याख्या किस आधार पर की गई है। तो बोर मॉडल के दूसरे अभिगृहित की व्याख्या डी ब्रोगली की परिकल्पना के आधार पर की गई है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी N2 से मूल ऊर्जा स्तर N1 में संक्रमण करता है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी कौन सी होगी। अगर N1 का मान 1 है तो लाइमन श्रेणी होगी। 30वां नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लघुरात्मक प्रश्न देखिए कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित लिखिए। तो आपको इसमें तीनों अभिगृहित लिखनी है, तीनों आपको अभिगृहित लिखने हैं। लघुरात्मक प्रश्न आप अपने नोट्स से कंप्लीट करें। 3 अभिगृहित आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। बोर परमाणु मॉडल के आधार पर एनवी कक्षा में चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n स्क्वायर का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या फिर आपसे ये प्रूफ करवा सकता है कि जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है या फिर स्थिर ऊर्जा के आधे के बराबर होती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप कंप्लीट करें। फिर है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों को लिखिए। तो निष्कर्ष आपको लिखने हैं, क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए। 4था प्रश्न है इंपॉर्टेंट, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर कक्षीय त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कक्षीय त्रिज्या का सूत्र Rn बराबर n स्क्वायर R0 आता है, तो इसका व्यंजक आपको प्राप्त करना है। कैसे करेंगे वो आप नोट्स में देख सकते हैं। फिर है हाइड्रोजन परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो आपको लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड इन सभी की व्याख्या करनी है। फिर है ये मॉडल पेपर से लिया गया है ये प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। डे ब्रोगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना द्वारा बोर की द्वितीय विगृहित की व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो ये लघुरात्मक प्रश्न आप अपने नोट्सों से कंप्लीट कर लें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से हमने जो है 12 चैप्टरों के
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे 2 चैप्टर बचते हैं 13 और 14, तो ये भी आपको बहुत जल्द अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपने अगर इससे पहले चैप्टरों की PDF प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर से देख लें, ये आपके लिए बहुत कामगार साबित होने वाली है, जिससे आपका फिजिक्स का जो पेपर है बहुत अच्छा जाएगा। तो इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।